A very warm welcome to all my dear children. I welcome you all in today's English class. And children, as you know that we are doing passages these days. So right now we are going to do a passage based on poem. Okay, so we will have to read the poem carefully and we will have to answer the question that is based on the poem. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पैसेजेस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, पैसेजेस में कुछ पॉइंट्स थे, उसको हमने सॉल्व किया था. द सेम वे हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जो बेस्ड हैं हमारे पोम पे. तो इस पोम पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने चिल्ड्रन. ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि ये किस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस है, और साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना है कि जब हम इस पोम को पढ़ रहे हैं तो हमें किन पॉइंट्स पे ध्यान देने हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि मैंने बताया था सबसे पहले बिफोर गोइंग टू रीड द पैसेज, जब आप पैसेज पढ़ने से पहले आप क्या करो, उसकी क्वेश्चंस को रीड करो. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, सबसे पहले क्या करो, आप पैसेज रीड करने से पहले आप क्वेश्चंस को रीड करो. इन द सेम वे मैं पोम के लिए भी बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू द क्वेश्चन. सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, क्वेश्चंस पे जाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ज़्यादा नॉलेज के लिए नहीं पढ़नी, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है. ठीक है, एग्जामिनेशन में हमें क्या आने चाहिए, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, जिससे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें, है ना. इन द सेम वे हमें उसी तरीके से पोम के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो हमें, जैसे कि आपको पता है कि पोम्स कई स्टैंजास में दिए रहते हैं, तो हमें स्टैंजा वाइज मीनिंग समझना होता है. साथ ही साथ उस पोम के जो इंटरनल मीनिंग होते हैं, जो उसका सेंट्रल आइडिया होता है, वो समझने की कोशिश करनी होती है. तो हमें ये कैसे करना होगा और कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें कम से कम टाइम में, है ना. तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स, जैसे कि हमने डिस्कर्सिव पैसेज में देखा था, वैसे ही हमें इसमें भी देखने होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड द क्वेश्चन. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस रीड करने हैं. जब भी आप पोम के क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर किसी डिस्कर्सिव क्वेश्चंस को सॉल्व करो, या फिर फैक्चुअल पैसेजेस को सॉल्व करो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्यों, हम क्वेश्चंस क्यों रीड करें. सबसे पहले तो पोम रहते हैं, और या फिर सबसे पहले पैसेजेस रहते हैं. सो व्हाई डू वी नीड टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. यस, व्हाई डू वी नीड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. हमें क्वेश्चंस क्यों रीड करने चाहिए सबसे पहले, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले अराइज होता है. तो हमें क्वेश्चन इसलिए रीड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे टाइम को सेव करता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाई आर वी रीडिंग दिस. ओके, क्यों हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, बिकॉज इट सेव्स आवर टाइम. ये हमारी टाइम को बचाता है और हमें ये बताता है हम किस लिए रीड कर रहे हैं इसे. हम जो भी पोम है या जो भी पैसेजेस है उसको रीड क्यों कर रहे हैं, टू गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, और विच क्वेश्चन दैट वी हैव रेड बिफोर. जिस क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया है उसके आंसर्स हम ढूंढ रहे होते हैं. ठीक है, इसलिए हमें उस पोम को, उस पैसेज को रीड करना होता है बाद में. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. इससे क्या होता है, क्वेश्चंस रीड करने से हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे ध्यान में रहते हैं. उसके कुछ की पॉइंट्स जो होते हैं, उसके जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो हमें ट्रिक करता है. वो हमारे ध्यान में रहने की वजह से जब हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पैसेज को रीड करते हैं, पोम को रीड करते हैं, ये हमारे बहुत ईजी हो जाता है आंसर्स ढूंढ पाना. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है चिल्ड्रन, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया, लेकिन क्वेश्चन को जब अंडरस्टैंड ही नहीं किया, जब समझा ही नहीं, तो हम आंसर्स नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस तो रीड करने ही करने हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. क्योंकि कई बार क्या होता है, पोम्स के क्वेश्चन में इंटरनल मीनिंग पूछ दिया जाता है, उसके सेंट्रल आइडियाज़ को पूछ दिया जाता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ आपको उसको समझना भी आना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन जब आप रीड करो तो उसको समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको और आज भी बता रही हूँ. सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो, रीड करो, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स जो उसके मिलते हैं उसको अंडरलाइन करो. जितने भी की पॉइंट्स मिलते हैं उसको अंडरलाइन करो, और जितने भी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विल यू नीड टू गैदर व्हेन यू रीड द क्वेश्चन.
क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, वो आपको पता होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो उसके कुछ की पॉइंट्स है, उसको अंडरलाइन करो। उससे क्या होगा, आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी जब आप उसको रीड करोगे पैसेज में। जब उसको पोम को पढ़ोगे तो उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड ट्राई टू गैदर द इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते समय ही इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। अच्छा, इस पॉइंट के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइडिया, दैट इज़ नाउ वी आर रेडी टू रीड द पोम। इसके बाद जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, जब हमने कीवर्ड्स ढूंढ लिए, जब हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया क्वेश्चन पे रिलेटेड, तब हमें क्या करना है, रीड करना है पोम को, ठीक है। रीड द पोम एज क्विकली एज यू कैन। जितना फास्ट हो सके उतनी जल्दी हमें पोम रीड करनी चाहिए। पोम रीड करने चाहिए, लेकिन सपोज़ आपको पोम रीड करते करते फर्स्ट स्टैंजा या सेकेंड स्टैंजा के कुछ लाइन्स में ही मुझे आंसर मिल गए, बट यू नीड नॉट टू स्टॉप देयर। हमें वहीं पे स्टॉप नहीं हो जाना है। जब हमें यहाँ आंसर मिल गया तो हमें यहीं स्टॉप नहीं हो जाना है। हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी हमें बनाए रखनी है अपनी रीडिंग की, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको ट्राई टू अंडरलाइन दिस, कीप अ पेंसिल इन योर हैंड। हाथ में पेंसिल रखनी है आपको और वहीं पे अंडरलाइन करके उसको छोड़ देना है और आगे कंटिन्यूटी बनाए रखनी है अपनी रीडिंग की। डोंट स्टॉप देयर, ओके, डोंट स्टॉप रीडिंग। यू हैव टू रीड द इंटायर पोम। आपको पूरी की पूरी पोम को पहले रीड करना है, ओके। इससे क्या होगा, इससे जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, वो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बनी रहेगी। अगर आप बीच में ब्रेक करके रुक गए तो आप आंसर के पास जाओगे, क्वेश्चन के पास जाओगे, सो इट विल किल योर टाइम, ठीक है। ये आपकी जो टाइम है उसको किल कर देता है। इसलिए पहले तो थॉरली उस पोम को रीड कर लेना है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट में हमें जानना है कि जब हमने पूरे इंटायर पोम को पढ़ लिया, व्हेन वी हैव फिनिश्ड आवर रीडिंग, जब हमने पूरे अपने इंटायर पोम को रीड कर लिया है तो हमें इससे एक जनरल आइडिया जनरेट करना है। जनरल आइडिया का मतलब क्या होता है? अब जनरल आइडिया कहने का मतलब हुआ जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस पोम के थ्रू वो क्या जनरली हमें बताना चाह रहे हैं, उनका क्या आइडिया है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, किस वजह से उन्होंने ये पोम लिखा है और इस इमोशन के साथ उन्होंने लिखा है, किस इमोशन के साथ क्या उनकी फीलिंग रही होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है वाइल रीडिंग द पोम। ये तभी होगा जब आप इसको कंटिन्यूटी में फिनिश करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग फिनिश करने के बाद हमें उसके एक जनरल आइडिया जनरेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी वर्ड की मीनिंग्स आ रही हों, तो हमें मीनिंग्स के ऊपर नहीं जाना है, ये नेसेसरी नहीं है, ओके। नोबडी नोज ऑल द इंटायर मीनिंग विच इज़ रिटन। सबको सारी मीनिंग्स पता नहीं होती, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। जस्ट यू नीड टू रीड द पोम, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स, try to understand the poem, try to find out the general ideas which is used by the poet। जो आइडिया यूज़ किया गया है पोएट के थ्रू वो फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसके एस्पेक्ट में सारी वर्ड मीनिंग्स हमें आ रही हो। सो हमें इसीलिए मैंने बताया था आपको क्या याद रखना है, कीवर्ड्स। जो आप कीवर्ड्स यूज़ करते हो, आपके क्वेश्चन जब रीड कर रहे हो तो कीवर्ड जो आपने अंडरलाइन किया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके आंसर्स को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो अब आपकी आती है टाइम जब आपने जनरल आइडिया उसकी फाइंड आउट कर ली, तो आपने जो क्वेश्चंस पढ़ा था उसके जो कीवर्ड्स थे, ठीक है। वाइल रीडिंग द पोम, जो आप रीड कर रहे होगे पोम, उसी में आपने कुछ कुछ वर्ड्स ढूंढ लिए होंगे, आपके आंसर्स मिल गए होंगे जो आपने अंडरलाइन कर दिया होगा। उसके बावजूद अगर आपको आंसर्स नहीं मिले हो तो आपके ये जो कीवर्ड्स है ये आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर्स कि जो आपने डिस्कस किया था अपने क्वेश्चन में, ओके। The next very important thing you need to understand about is that figure of speech, children. You must have heard about this word earlier also, figures of speech. What is this figure of speech? Just wait for a minute. So हमारे figure of speech क्या होते हैं? ये जब हम पोम पढ़ते हैं चिल्ड्रन, पोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी पोम में आपको क्वेश्चन आते हैं, जब पोम्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें एक ना एक फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं।
तो ये क्या होता है फिगर स्पीच? जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो जब बैटल के लिए जाते हैं, लड़ाई के लिए जाते हैं, तो उनके पास क्या होते हैं? अपने वेपन्स होते हैं, अपने गन्स होते हैं और बहुत सारे तकनीकी चीज़ें रहती हैं जो वो यूज़ करते हैं अपने बैटल्स में, लड़ाइयों में, ठीक है। इन द सेम वे जब तक एक सोल्जर बिना बैटल के, बिना किसी वेपन के, ठीक है, अधूरे हैं, वैसे ही हमारा पोम जो है बिना फिगर स्पीच के अधूरा है, ठीक है। अब ये फिगर स्पीच क्या होता है वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये क्या होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे बोट, कोट, एट द एंड ऑफ द पोम लिखे रहते हैं बोट, कोट, ओके, नोट। तो ये क्या करते हैं? राइम करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये जो राइम करते हैं या फिर कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, जैसे जो पोएट होते हैं उनके पास ये लाइसेंस होता है जो किसी वर्ड को वो चेंज कर सकते हैं अपने पोम में रिदम देने के लिए, मतलब रिदम देने के लिए वो किसी भी वर्ड को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, बोट, कोट, नोट, तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम फिगर स्पीच कहते हैं। फिगर स्पीच जो हमारे पोम को और अट्रैक्टिव बनाता है और जो रीडर होते हैं उनका जो ध्यान होता है अपने तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फिगर स्पीच यूज़ किए जाते हैं बाय द पोएट इन द पोम। एक पोम में पोएट के थ्रू बहुत सारे ऐसे रिदम वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जो पोम को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो यही होते हैं फिगर स्पीच, ठीक है। सो फिगर स्पीच आपको आना चाहिए जब आप पोम पढ़ रहे हो। तो अगर बीच बीच में इस पोम में जितने भी फिगर स्पीच आएंगे उसको मैं डिस्कस करते जाऊँगी। सो अब बिना वेस्ट किए हमारा एक्स्ट्रा टाइम regarding what you will have to do in solving the question, while solving the question in the examination, let's move to the question first. सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम पोम पे चलेंगे और उसके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब अ हाउस इन योर ओन वर्ड्स। कुछ हाउस जैसी वर्ड यूज़ की जा रही है यहाँ पे, डिस्क्राइब अ हाउस इन योर ओन वर्ड्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन अ होम एज डिस्क्राइब्ड इन द पोम। सो पोम में होम की भी वर्ड कुछ ऐसी है, होम भी यूज़ किया जा रहा है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है पोम में। इसका मतलब हाउस भी है और होम भी है, दो हमारे कीवर्ड्स मिले यहाँ पे। व्हाट डू यू लाइक, अ हाउस और होम? आपको क्या ज़्यादा पसंद है, हाउस या होम? वाई, क्यों? अगर हाउस पसंद है तो क्यों, और होम पसंद है तो क्यों? इस क्वेश्चन से ही हमें ये आइडिया लग चुका है कि ये जो पोम है किस पे बेस्ड है, हाउस और होम पे। सो हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पोम पे। अब हम पोम स्टार्ट करेंगे अपनी। सो चिल्ड्रन, द फर्स्ट इट इज़ रिटन हियर, रीड द फॉलोइंग पोम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन योर ओन वर्ड्स। सो वी विल हैव टू रीड द पोम। सबसे पहले तो हमें पोम को रीड करना है और आंसर्स हमें अपने ओन वर्ड्स में देने हैं। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ अ हाउस? द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ हाउस? पोएट जो है वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट जो बिगिनिंग सेंटेंस है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि एक हाउस क्या है, क्या होता है ये हाउस? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. फर्स्ट स्टैंजा यहाँ फिनिश होता है हमारा, जहाँ पे बहुत कुछ बताई गई है। यहाँ पे फर्स्ट तो पोएट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहले अपने आप से, व्हाट इज़ अ हाउस? हाउस क्या है? उसके बाद नेक्स्ट से वो एक्सप्लेनेशन देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये किस चीज़ का बना होता है, ब्रिक्स से, स्टोन से, वुड से, जो कि बहुत ही हार्ड है। कुछ विंडो ग्लासेस भी है एंड परहैप्स अ यार्ड, और गलियारे भी हैं। सो एक हाउस का स्ट्रक्चर बताया गया, हाउस कैसे बनता है, हाउस में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है और हाउस में क्या क्या होते हैं। जैसे वहाँ पे क्या होते हैं, ब्रिक से बना होता है, स्टोन से बना होता है, जो बहुत ही हार्ड होते हैं। हाउस में आपको बहुत सारे विंडो ग्लासेस मिलेंगी, इवन वहाँ पे यार्ड्स मिलते हैं, आपको गलियारे भी मिलते हैं। इट्स ईव्स, अब ये ईव्स क्या होते हैं इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है चिल्ड्रेन, द एजेस ऑफ अ रूफ दैट स्टिक आउट ओवर द वॉल्स एंड चिमनीज। नॉट ओनली यार्ड, सिर्फ यार्ड ही नहीं होते, यहाँ पे ईव्स भी होते हैं, एजेस होते हैं रूफ्स के, किनारे होते हैं रूफ्स के, ठीक है। एंड चिमनीज, चिमनीज तो आपको पता होगा घर के ऊपर जहाँ से धुएं बाहर निकलते हैं, ठीक है।
चिमनीज़ बने होते हैं, घर के एक्स्ट्रा जो धुएँ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, सो चिमनीज़ भी होते हैं हाउस में। एंड टाइल फ्लोर्स, और हाउस में क्या होता है, वहाँ पे टाइल्स फ्लोर्स भी होते हैं, टाइल के फ्लोर्स होते हैं। स्टको एंड स्टकोस, वहाँ पे स्टको भी होते हैं। स्टको क्या होता है, फाइन प्लास्टर यूज्ड फॉर कोटिंग वॉल एंड सरफेस एंड रूफ्स। आपके जो घर के वॉल्स पे जो प्लास्टर किए रहते हैं ना, उसी को कहते हैं स्टको, प्लास्टर किए हुए घर रहते हैं हाउस। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है हाउस कैसा होता है, हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या क्या यूज़ किए जाती है। और हाउस में चिमनीज़ होते हैं, टाइल के फ्लोर्स होते हैं, स्टको यूज़ किए रहते हैं, विंडो ग्लासेस होते हैं, यार्ड्स होते हैं, ईव्स होते हैं। जो हाउस होता है ब्रिक्स से, स्टोन से बना होता है। इवन लॉट्स ऑफ डोर्स, और हाउस में क्या होते हैं, बहुत सारे डोर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसको देखें, इसकी आइडियाज़ को जनरेट के, जैसे कि मैंने बताया था जब आप पोम पढ़ते हो तो उसके साथ एक जनरल आइडियाज़ भी जनरेट करना है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको पढूं और मेरे हिसाब से मैं इसका जनरल आइडिया पता करूं, तो इसमें बेसिकली हाउस और होम के बीच डिफरेंस बताया जा रहा है। हाउस क्या होता है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा है। अब इसका नेक्स्ट स्टैंजा भी पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे हम होम के बारे में क्या बताया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे होम के बारे में बताया जा रहा है। और नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमारा नेक्स्ट स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ अ होम ग्रोन। अब होम किस चीज़ का बना होता है, होम में क्या क्या होती हैं चीज़ें, होम किस चीज़ का बना होता है। इट्स लविंग एंड फैमिली and doing for others, its brother and sisters and fathers and mothers, its unselfish act and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. Now children, यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे होम में बताया गया है कि होम क्या होता है। होम एक बनता है फैमिली से, फैमिली से एक होम बनता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखते हैं, लव करते हैं, एक दूसरे से केयर करते हैं। वहाँ कौन कौन होते हैं, वहाँ ब्रदर होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, मदर्स होते हैं, फादर्स होते हैं। अनसेल्फिश एक्ट, मतलब किसी के बीच में सेल्फिशनेस नहीं होता है, मतलब सब एक दूसरे की केयर करते हैं, सेल्फिश कोई नहीं होता है वहाँ पे। काइंडली शेयरिंग, जो भी चीज़ें होती हैं एक दूसरे के साथ शेयर करके वो लोग रहते हैं। शोइंग योर लव्ड वंस एंड योर ऑलवेज केयरिंग, अपने लव को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और हमेशा एक दूसरे की केयर करते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे हाउस और होम के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है। एक हाउस क्या होता है और एक होम क्या होता है, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है। इस पोम में बेसिकली हमें बताया गया कि एक हाउस और एक डिफरेंस है। सो हम इसी के अकॉर्डिंग एक जनरल आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं कि आखिर एक हाउस और होम के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे। सो किसी भी हाउस को होम बनाया जा सकता है अगर वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हो, वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हो, वहाँ पे लव हो, वहाँ पे सेल्फिश एक्ट ना हो, जहाँ पे अनसेल्फिश मतलब बिना किसी कंडीशन के लव शेयर करे एक दूसरे के साथ, उसको हम कह सकते हैं, वैसे घर को हम क्या कहते हैं, होम। और जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, जहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हो हमारी फैमिली की, ठीक है, हमारे लव्ड वंस क्या है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ें जो हम अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ शेयर करते हैं वो हम अपने फैमिली में पाते हैं और इसको हम कहते हैं होम। और इसी के साथ हमने इस पोम को पढ़ लिया है चिल्ड्रन। मैं फिर से वापस जा रही हूँ फर्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज़ अ हाउस। अब यहाँ पे बताया गया कि हाउस क्या है। वैसे हमने बोला था व्हाट इज़ अ होम ग्रोन, होम कैसे बनता है और हाउस कैसे बनता है। तो हाउस के बारे में बताया गया इतनी सारी चीज़ें होती हैं हाउस में, वैसे ही होम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लव, केयर, अनसेल्फिशनेस एक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें होम में मिलती है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका एक सूटेबल टाइटल ढूंढो, व्हाट इज़ अ हाउस एंड व्हाट इज़ अ होम वी हैव रेड, यहाँ पे हमने पढ़ा है, इतने लंबी सी पोम है, इसको हमने पढ़ तो लिया। इसको कैसे, अगर मैं बोलूँ कि इसकी एक सूटेबल टाइटल आप ढूंढो तो क्या ढूंढोगे आप इसकी। अ हाउस विच इज़ नॉट अ होम, अ हाउस नॉट अ होम, आप बोल सकते हैं अ हाउस एंड अ होम। सो दे कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग, अपने एक जनरल आइडिया से आप इसका टाइटल ढूंढ सकते हैं। अ हाउस एंड अ होम, अ हाउस कैन नॉट बी अ होम, ठीक है। सो अपने अकॉर्डिंग आप इसका एक टाइटल ढूंढ सकते हो। सो इट कैन बी अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो सकता है, इसमें क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ था लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट कैन बी द टाइटल ऑफ द पोम।
इस पोम का टाइटल क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो बेसिकली आप इसके लिए भी रेडी रहो कि एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए आपको आना चाहिए वो। इसमें से कुछ लिटरेरी डिवाइसेस मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। जैसे कि चिल्ड्रन, जब आप लिटरेरी डिवाइसेस ढूंढते हो, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया था, फिगर ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे देखो जब भी पोम में कंटिन्यूटी में कोई लाइन सेम स्टार्ट हो, एंड यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हम एनाफोरा चिल्ड्रन। ठीक है, कहते हैं इसको एनाफोरा, ANAPHORA, इसको कहते हैं हम एनाफोरा। ठीक है, जब 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड, जब दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं एनाफोरा। ठीक है, जब भी हम पोम डिस्कस करेंगे, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनाफोरा, तो ध्यान में रखिएगा इसको एनाफोरा किसे कहते हैं। ठीक है, now let's move to our next slide children. Now here also you can see, just find out the anaphora here, and you can see here anaphora which is used here, and both the sentences, both the lines have started with the same sentence, that is and the same word which is written here, it is called anaphora. एक और लिटरेरी डिवाइसेस में बताना चाहूँगी, जब 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन कंटिन्यूटी बनाए रखे, जैसे कि लव्ड वंस, इसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क मुझे नहीं दिख रहा, ना तो कोई कॉमा है ना तो कोई फुल स्टॉप है, जब ऐसे कंटिन्यूटी में बने रहे, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। सो जब ऐसे कंटिन्यूटी में आपको कोई भी लाइन दिखे तो इसको कहते हैं हम इंजैबमेंट, ENJABMENT, इंजैबमेंट। सो ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस को हम इंजैबमेंट कहते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ सो आवर मोटो इज़ नॉट टू डिस्कस मोर अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस, हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो बेसिकली हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करेंगे इसमें, लेकिन हमें बेसिकली हमारा मोटो है क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पहले डिस्कस कर दिया था, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी लिख रखे हैं, जिससे कि आपको ये समझने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी चिल्ड्रन। सो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मी आई हैव रिटन द आंसर्स हियर। ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये आंसर लिखा है, मैं क्या समझती हूँ, मैंने इस पोम को समझ के क्या आंसर निकाला है, तो ये सारे आंसर्स मेरे अकॉर्डिंग हैं। सो आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं। ट्राई टू फॉर्म योर ओन आंसर, अपने आंसर को फॉर्म करने की कोशिश करिए, इससे आपको पोम्स के या फिर किसी भी तरह के पैसेजेस सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बेसिकली आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन बाय योर ओन, अपने से खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए चिल्ड्रन, क्योंकि पोम हमने पढ़ लिया है, हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है, सेंट्रल आइडिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये जो पोम है हाउस और होम के बारे में बताया जा रहा है, हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है कि हाउस किस किस चीज़ों से बना होता है और होम किस चीज़ों से बना होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन चिल्ड्रन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, डिस्क्राइब अ हाउस इन योर ओन वर्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई हैव रिटन हियर इज, अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, हार्डवुड, विंडो ग्लास एंड अ यार्ड। इट हैज़ ईव्स, चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, स्टको रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। सो अकॉर्डिंग टू मी आई हैव रिटन दिस, कि हाउस किन किन चीज़ों से बना होता है, हाउस क्या होता है, हाउस को डिस्क्राइब करना था यहाँ पे। सो हाउस किन किन चीज़ों से बना होता है वो मैंने लिखा है, हाउस में क्या क्या होते हैं वो मैंने लिखा है। ठीक है, हाउस किस चीज़ों से बना होता है, ब्रिक से बना होता है, स्टोन से, सीमेंट से, हार्डवुड से, उसमें विंडो ग्लासेस होते हैं और यार्ड भी होते हैं। उसमें और क्या होते हैं, इसमें ईव्स होते हैं, चिमनीज होते हैं, टाइल फ्लोर्स होते हैं, स्टको होते हैं, रूफ होते हैं एंड बहुत सारे डोर्स होते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन अ होम एज डिस्क्राइब्ड इन द पोम। हमने क्या करना है, यहाँ पे होम को बताना है, होम क्या होता है जैसे कि पोम में लिखा है, हमें उतना ही बताना है। अकॉर्डिंग टू अस, वी विल नॉट हैव टू डिस्क्राइब इट हियर, हमें अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ, हमें अपने से क्या समझते हैं हम अपने होम के बारे में, हमारे अपने घर के बारे में नहीं बताना है। इस पोम में आपने क्या समझा, इस पोम में क्या बताया गया है होम के बारे में, उसके बारे में लिखना है। सो इसमें क्या पढ़ा हमने, अ होम इज़ मेड बाय फैमिली मेम्बर्स। होम कैसे बनता है, फैमिली मेम्बर्स से बनते हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स एंड फादर्स, दे ऑल लिव टुगेदर एट होम।
होम में क्या रहते हैं, ब्रदर सिस्टर मदर फादर सभी एक साथ रहते हैं और ये क्या करते हैं, एक दूसरे का शेयर करते हैं अपना लव, अपना केयरिंग नेचर, ठीक है। इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट हैज़ अनसेल्फिश एक्ट्स शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर लव्ड वंस, जिससे हम अपने बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके प्रति क्या रखते हैं, हम अनसेल्फिश एक्ट्स रखते हैं, कोई सेल्फिशनेस नहीं रखते हैं, शेयर करते हैं चीज़ों को, केयर करते हैं अपने लोगों के लिए। ये हमने पढ़ा इस पोम में। नेक्स्ट हमारा आंसर था, क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक अ हाउस और अ होम, व्हाई। अब आपके अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा अच्छा है, हाउस ज़्यादा अच्छा है या फिर होम, और अगर दोनों में से कोई एक भी आंसर है आपका तो क्यों। सो मेरे अकॉर्डिंग व्हाट आई फील होम इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग होम बहुत ही अच्छा होता है, क्यों होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ हमने लिख रखा है आई लाइक होम द मोस्ट, मैं क्या पसंद करती हूँ सबसे ज़्यादा, मुझे होम बहुत पसंद है, क्यों, बिकॉज इट इज़ द प्लेस वेयर वी ऑल शेयर आर लव टू ईच अदर, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ हम अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़ दैट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड एंड हेल्प ईच अदर इन एनी डिस्ट्रेस, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी तकलीफ़ के समय में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। और मेरे अकॉर्डिंग मैं होम को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, होम मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। We live together peacefully and take out time for each other, हम एक दूसरे के साथ पीसफुली, बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं, शेयर करते हैं टाइम, लोगों के साथ बिताते हैं, अपने लोगों के साथ। और मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे होम ज़्यादा पसंद है। वी केयर फॉर ईच अदर देयर, एक होम में हम एक दूसरे का केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, इसलिए मुझे होम पसंद है। ये क्वेश्चन मैंने इतना डिस्क्रिप्शन दिया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछा गया था, वाई, क्यों मुझे होम पसंद है। मैंने तो बता दिया मुझे होम पसंद है, लेकिन क्यों, क्योंकि वहाँ पे केयरिंग नेचर है, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे के साथ, टाइम निकालते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं अपने लोगों के साथ, इसलिए मुझे होम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यू कैन राइट योर ओन आंसर चिल्ड्रन, आप अपना आंसर खुद से बना सकते हो। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए क्वेश्चंस को, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, बस आप कुछ ही पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट द जनरल आइडियाज़, अंडरलाइन द की वर्ड्स इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग। जैसे कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स थे, ईव, स्टकोज, वेर यू कुड स्टक, जहाँ पे आपको कहीं फंस सकते हो, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट। कहीं पे भी स्टको का, इफ्स का मीनिंग नहीं पूछा गया था। ये ऐसे वर्ड्स से कि आपके मीनिंग नहीं पूछे जाएंगे, आपको बस इसका आइडिया जनरेट करना है कि इस क्वेश्चन में, इस पोम में क्या पूछा गया है, और उस पोम को रीड करते करते समझना है ये किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। दैट्स इट, and I hope you all have understood and you would be able to understand each and everything which is written here. Isn't it, children? So I want you all to try to solve the question, try to put your effort towards it. And this is it for today's class. Try to solve as many questions as you can. Thank you so much, children. I hope this video will help you to solve many questions. Thank you so much, children. Have a nice day. Thank you, children.